बच्चों, वेलकम टू काजुअल क्लासेस। आज हम करेंगे नए चैप्टर दैट इज पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। मैं हूँ काजी फरहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको भेज दिए जाते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसे लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? पेबल्स स्टोन्स ऑन अ रिवर बैंक, यानी कि जो रिवर बैंक यानी कि रिवर के साइड या फिर बीच के साइड पर क्या होता है ना, आपको दिखता है पेबल्स स्टोन्स, ये सब छोटे छोटे पत्थर आपको दिखता है यूजुअली। तो क्वेश्चन ये है कि वेयर डू दिस पेबल्स स्टोन्स सैंड कम फ्रॉम, वो आते कहाँ से है, कैसे आते हैं? देखो, जो रॉक्स यानी कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो क्या होता है ना, ग्रेजुअली ब्रेक डाउन, वो टूट जाते हैं इनटू पेबल्स स्टोन्स सैंड, तो वो टूट टूट के बनता है। ठीक है, तो देखो एक एक्टिविटी है, वहां पर क्या लिखा है, टेक अ चॉक स्टिक। आपको क्या लेना है, एक चॉक स्टिक लेना है एंड उनको तोड़ना है। फिर टिल इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रेक इट फर्दर बाय हैंड, यानी कि आपके पास एक है चॉक, फिर आपने उसको तोड़ा ऐसे, फिर आपके पास कुछ इतना साइज का कुछ आएगा, फिर आप फिर से तोड़ोगे, फिर उसके बाद फिर से तोड़ोगे, फिर अप टू सर्टेन हाइट सर्टेन, आप देखोगे अगर इतना कुछ हो जाएगा, फिर इसके बाद आप ना उसको ऐसे तोड़ नहीं सकते क्योंकि एक लिमिट आ जाता है। ठीक है, तो आप हाथ से तो ऐसे तोड़ नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, उसको ग्राइंड करोगे ऑन अ मोटर और पेसल। क्या है, टिल इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रेक इट फर्दर बाय हैंड, जब आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाए कि वो तोड़ना हाथों से, तो आप क्या करोगे, उनको ग्राइंड करोगे टू गेट अ फाइन पाउडर। फाइन पाउडर के लिए आप क्या करोगे, उनको ऐसे ग्राइंड करोगे ऑन अ मोटर एंड पेसल टू गेट अ पाउडर ऑफ द चॉक। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर आप उसको क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, छोटे छोटे चॉक के पार्टिकल्स दिखेंगे, है ना। ईच टीनी ग्रेन्स यू ऑब्जर्व इज स्टिल अ स्पेक ऑफ चॉक। जो आपको दिखेगा अंडर अ माइक्रोस्कोप वो खुद भी एक चॉक है, यानी कि कोई नए सब्सटेंसेस नहीं बना है। ठीक है, चॉक को तोड़ के आपने चॉक का ही छोटा पार्टिकल्स बनाए हैं। ठीक है, लेकिन कोई दूसरा नए सब्सटेंसेस नहीं बने हैं। चॉक डू नॉट चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंसेस ऑन ग्राइंडिंग, यानी कि ग्राइंड करने के बाद वो क्या हुआ ना, कोई नए चीज नहीं बने हैं। अगर कोई नए चीज नहीं बने हैं तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि ग्राइंडिंग अ चॉक इज अ फिजिकल चेंज। ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, इन विच ओनली द साइज ऑफ ईच स्पेक ऑफ चॉक हैज रिड्यूस्ड फर्दर। क्या होता है ना, आप जितनी बार उनको ग्राइंड करोगे वो छोटे से छोटा पार्ट ही बनेगा। ठीक है, लेकिन वो चॉक ही बना रहेगा। फिर आप क्या करोगे, जो हर एक स्पेक ऑफ चॉक यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उनको भी आप किसी तरह से ग्राइंड करोगे। कैन बी ब्रोकन फर्दर इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय फर्दर ग्राइंडिंग, उनको भी आप ग्राइंड कर सकते हो। जो पाउडर आपको दिखेगा ना, उनको भी आप ग्राइंड कर सकते हो, तो उनको एक स्मॉलर पार्टिकल्स में आप कर सकते हो बाय ग्राइंडिंग। ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन स्टेज, कुछ स्टेज अगर आप जाओगे फिर आपको दिखेगा कि उसके बाद ग्राइंडिंग इज नॉट पॉसिबल, रीच अ स्टेज वेयर फर्दर ग्राइंडिंग नॉट पॉसिबल। उसके बाद आप एक स्टेज पर जाओगे जहाँ पर वो चॉक और सिंपलर फॉर्म में ग्राइंड नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ चॉक, वो है बेसिक पार्टिकल्स ऑफ दैट चॉक। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस उनका जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस होगा उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आप ऐसे कर रहे हो, तो एक सिंगल पार्टिकल जो है उनको हम क्या बोलेंगे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि द ग्रेन ऑफ सैंड एंड क्ले, जो सैंड एंड क्ले आपको दिखता है ना, उनका जो ग्रेन्स होता है, यानी कि सैंड एंड क्ले को भी आपने तोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक ग्रेन्स दिखेगा पाउडर जैसा, फिर वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, उनको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जा सकता है, नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बिगर रॉक्स। वो बिगर रॉक से बने तो है, लेकिन वो सबसे सिंपलेस्ट यानी कि वो सबसे छोटा नहीं है, उससे भी छोटा बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक्टिविटी है जहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि मिक्स शुगर इनटू वाटर, वाटर में आपको शुगर ऐड करना है। फिर टेस्ट टॉप लेयर विदाउट स्टिरिंग, यानी कि
घोलने से पहले ही आप उनका जो ऊपर का लेयर होगा ना, उनसे 1 चम्मच पानी पी लो, फिर टेस्ट करके देखो क्या वो मतलब स्वीट है कि नहीं है। नहीं होगा, फिर आप क्या करोगे, उनको घोलोगे, फिर आप टेस्ट करोगे तो आपको वो पानी कैसा लगेगा, स्वीट सा टेस्ट लगेगा। ठीक है, तो टेस्ट स्वीट आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, यानी कि वो टेस्ट होगा स्वीट जैसे, क्यों, आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, शुगर को आप जब ने ऐड किया तो वो टेस्ट होने लगे स्वीट जैसे। ठीक है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इसका मतलब उस सॉल्यूशन में जो पानी था उसके अंदर डेफिनेटली शुगर गया है, इसकी वजह से आप जो टेस्ट कर रहे हो वो आपको स्वीट टेस्ट हो रहा है ना। तो डू यू ऑब्जर्व एनी शुगर पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, आपको क्या उसमें कोई भी शुगर दिख रहा है, जो पानी में आपने घुला है उस शुगर को, वहाँ पे क्या आपको दिखा है कोई भी शुगर? नो, मतलब घोलने के बाद क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो शुगर पार्टिकल्स क्या है ना, नो लॉन्गर बी ऑब्जर्व्ड बट देयर प्रेजेंस कैन बी सेंस्ड बाय टेस्ट। तो घोलने के बाद आपको वो दिखेगा तो नहीं, लेकिन आप उनको सेंस कर सकते हो, कैसे? बाय टेस्टिंग इट, आप टेस्ट करोगे फिर वो पानी आपको मीठी लगेगा, है ना। तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें शुगर तो ऐड किए गए हैं, लेकिन आप वो देख नहीं सकते। ठीक है, तो व्हेन शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, जब शुगर डिजॉल्व होते हैं पानी में, इट ब्रेक्स अप इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो क्या होता है ना, वो शुगर टूट जाते हैं इनटू इट्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, जो उससे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तोड़ा नहीं जा सकता। ईच टाइनी ग्रेन ऑफ शुगर इज मेड ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि एक शुगर का अगर आपको ग्रेन्स है तो उसमें मिलियन एंड मिलियंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से ही वो बने हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स ऐड किए गए तभी एक बना है। ठीक है, यानी कि मिलियंस एंड मिलियंस, आप वैसे काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन दो एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, जो पार्टिकल्स होता है, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, सबसे छोटा पार्टिकल्स, वो आप ऑर्डिनरी किसी माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिख सकते, वो इतना ही छोटा है। द टाइनी शुगर पार्टिकल्स सेपरेट एंड ऑक्यूपाई द अवेलेबल स्पेसेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बने ना शुगर का, वो गया कहाँ? तो वाटर के बीच में जो वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो स्पेस, खाली जगह प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स उनका वॉइड को कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि वहाँ पर जाके वो स्टे करने लगते हैं। तो ऑक्यूपाई द अवेलेबल स्पेस, ऑक्यूपाई करते क्या? जो खाली जगह था, कहाँ पर? बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो खाली स्पेस था, वहाँ पर क्या किया ना, जो शुगर सोल्यूशन का पार्टिकल, जो शुगर का जो पार्टिकल था वो जाके वहाँ पर बैठ गया। दिस स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि ये है आपका वाटर पार्टिकल्स, ये है आपका वाटर पार्टिकल्स। ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस है ना, वहाँ पर क्या गया ना, शुगर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स वो आके ऑक्यूपाई कर लिया। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल। इंटर यानी कि दो के बीच में जो स्पेसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ठीक है, held together through forces which are attractive in nature, जो दो पार्टिकल्स थे ना वाटर के, ऐसे उनके बीच में स्पेस थे, वो क्या था? इंटर पार्टिकल स्पेस। तो ये दोनों क्या है ना कि एट्रैक्टिव, यानी कि एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। कैसे? एक फोर्स, यानी कि एट्रैक्टिव इन नेचर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी वजह से वो यानी क्या है ना कि टाइटली बाउंडेड है। ठीक है, हेल्प टुगेदर, एक दूसरे को होल्ड कर रहा है, किसके थ्रू? थ्रू अ फोर्सेस, एक फोर्स के थ्रू, विच आर एट्रैक्टिव, जो कि है एट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। जो अट्रैक्शन दो इंटर पार्टिकल के बीच में है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो, उसके बाद देखो, स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे, एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, दो पार्टिकल्स के जो डिस्टेंस है ना उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। कहीं पर क्या होगा? डिस्टेंस इतना सा होगा, कहीं पे क्या होगा? इतना सा होगा, एंड कहीं पे बहुत ही कम डिस्टेंस होगा, तो उसके ऊपर उनका स्ट्रेंथ डिपेंड करते हैं। तो सॉलिड स्टेट का क्या है? देखो पहले क्या है इसको देख लेते हैं। क्या है? कलेक्ट फ्यू सॉलिड ऑब्जेक्ट, कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करो, सच एज पीस ऑफ आयरन, ओके, आयरन नेल, रॉक, सॉल्ट, स्टोन, पीस ऑफ वुड, की, पीस ऑफ एल्यूमिनियम। आपको ये सब कलेक्ट करने के लिए आपको बोल दिया गया है।
फिर क्या बोला गया है कि उनके शेप एंड साइज को ऑब्जर्व करो, इनका शेप देखो, इनका शेप देखो, इनका शेप एंड साइज देखो, इनका शेप एंड साइज देखो, हर एक चीज़ का देख लो, ये सब एक सॉलिड है, ठीक है। तो आपको उनका शेप एंड साइज को ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है। फिर आपको क्या बोला गया है कि ट्राई हैमरिंग देम, हैमर करो यानी कि हथौड़ी की तरह मारो। इन विच ऑफ द अबव 6 ऑब्जेक्ट डू यू थिंक पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर, किसमें ऐसा लगता है कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, ये सब सॉलिड है, ठीक है। तो दे हैव अ डेफिनेट शेप, इनका एक डेफिनेट शेप होता है एंड इनके एक डेफिनेट वॉल्यूम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है सॉलिड का। आपके जो एग्जाम्स आएंगे ना वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये बताना होगा आपको, ठीक है। अब क्या लिखा है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत क्लोज रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या इसकी वजह से क्या लिखा हुआ है, ये टाइटली पैक्ड, एक दूसरे के साथ ऐसे पैक्ड होते हैं, ठीक है। एंड द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एक तो वो पार्टिकल बहुत क्लोज हो रहा है, ठीक है, एंड अगर है तो उनके अंदर अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। अब देखो, द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द पार्टिकल इन अ फिक्स पोजीशन, इसी वजह से जो अट्रैक्शन है इसी वजह से वो पार्टिकल्स को होल्ड करते हैं अपने फिक्स्ड पोजीशन से, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मूविंग फ्रीली, प्रिवेंट करते हैं ताकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो मूव ना करे, ठीक है। The particles can only move to and fro about their position, vibrate and oscillate, यानी कि अगर आप हिट कर दो तो आप अगर बहुत अच्छे से नोटिस करोगे तो वो थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, तो वही कर सकते हैं, लेकिन वो बट दे कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर, एक दूसरे को ऐसे, मतलब यहाँ का पार्टिकल इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे छोड़ो मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं होता। अब देखो, when solids are heated, जब सॉलिड हीट होते हैं तब क्या होता है, द पार्टिकल्स वाइब्रेट, उनका जो पार्टिकल्स होता है वो वाइब्रेट करने लगते हैं मोर विगरियसली, यानी बहुत फास्टली वो मूव करने लगते हैं, ठीक है, यानी कि वाइब्रेट करने लगते हैं। अ स्टेज इज रीच व्हेन दिस वाइब्रेशन बिकम्स सो विगरस दैट द पार्टिकल्स स्टार्ट लीविंग देयर पोजीशन okay. The interparticle forces of attraction get weakened and the solids get converted into liquid state. तो क्या होता है ना, पहले तो उनके बीच में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, फिर थोड़ी देर बाद जब वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं ना तो क्या होता है ना, उनके जो पार्टिकल्स है ना फिक्स पोजीशन पे, देखो ये जो पार्टिकल्स है ना एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हुए थे, तो जब हीट होता है तो उन दोनों के जो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन स्टार्ट होने लगते हैं, ये दो पार्टिकल्स इन दोनों के बीच में वाइब्रेशन। सो जब वाइब्रेशन स्टार्ट होता है ना तो ये क्या होता है ना, इसका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा वीक हो जाते हैं एंड ये पार्टिकल्स क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन से उठकर कोई दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि स्टार्ट्स लीविंग देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, इसकी वजह से इनका शेप बिगाड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। एंड द सॉलिड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, एंड तब क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन, जिस टेम्परेचर पे ये होते हैं उसका हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट वो होता है, ठीक है। अब देखो, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू लिक्विड, मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उसका हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर आपको लगेगा ताकि वो सॉलिड मेल्ट हो जाए टू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। वीक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो इसका मतलब क्या है कि लो मेल्टिंग पॉइंट, अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, यानी कि अगर स्ट्रॉन्गली वो अटैच है, ठीक है, तो आपको हीट ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, यानी कि ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देना होगा ताकि वो टूट जाए। अगर उन दोनों के बीच में ऐसे लूजली पैक्ड है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ही हीट दोगे तो वो ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यूरिया का क्या होता है 133 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड आयरन का क्या होता है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड, तो आपको क्या करना है, देखो ऐसे 200 ml का आपको पानी लेना है, ठीक है, फिर इसमें डालोगे 200 का पहले मार्क कर लो, इसका भी 200 मार्क, इसका भी 200 मार्क, ऐसे आपको मार्क कर लेना। फिर इसमें आप डालोगे जो ये वाला है ए में, आप क्या डालोगे 200 ml पानी डाल दोगे, फिर
इससे आप यहाँ पर डालोगे, फिर आपको दिखेगा हाइट तो यहाँ पर था, यहाँ पर क्या है, बहुत नीचे है, लेकिन 200 ml पर ही है। फिर आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर डाला, तो देखो हाइट फिर से इंक्रीज हो गया 200 ml। तो देखो 200 ml 200 ml 200 ml, तो वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन देखो शेप इनका हर जगह पर चेंज होते जा रहा है, यानी कि इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। ठीक है, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। तो क्या लिखा है, यू विल नोटिस दैट द वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच इट इज पोर्ड। तो वाटर क्या करते हैं ना, कंटेनर का शेप लेते हैं जिसमें आप उसको डालते हो। सो वी कैन से दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, उनका कोई फिक्स्ड शेप होता ही नहीं। एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर केप्ट इन, वो कंटेनर का शेप लेते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज, ऐसा होता है क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर फ्री टू मूव, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं ताकि वो मूव कर पाए। इन ऑल 3 कंटेनर्स द वाटर लेवल रिमेन्स 200 ml, यानी कि तीनों में ही 200 ml होता है। एंड नो चेंज इन वॉल्यूम इज ऑब्जर्व, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। Hence we can say that liquids have a definite volume, उनके अंदर एक definite volume होते हैं। However, if a container is not clean, अगर आपका कंटेनर क्लीन नहीं है तो थोड़ा बहुत ड्रॉपलेट्स इधर उधर लग जाते हैं, वो थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, लेकिन आप ऑन एन एवरेज अगर देखोगे तो वही होगा। लिक्विड्स कैन मूव फ्रीली, तो लिक्विड फ्रीली मूव करते हैं, बट ओनली विद इन लिमिटेड स्पेस। तो वो लिमिटेड स्पेस पर ही, देखो आपने पहले इसमें डाला, फिर आपने अगर इतना बड़ा सा कुछ दिया तो यहाँ पर होगा, ठीक है, तो इसके अंदर ही तो वो मूव करेगा, इससे बाहर तो नहीं जा सकते, है ना। तो ये लिखा है कि बट ओनली विद इन अ लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड स्पेस तक ही वो मूव करते हैं। अब देखो, देयरफॉर वी कैन इन्फोर दैट लिक्विड हैव नो शेप, इनका कोई शेप नहीं होता, ठीक है, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम डेफिनेटली है। नाउ कंपेयर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड का जो इंटरपार्टिकल फोर्स है उनको आपको कंपेयर करना है। टेक सम वाटर, सम पानी लेना है आपको, फिर उनको वेसल में लाना है एंड ट्राई टू मूव योर फिंगर थ्रू इट, यानी कि आप ऐसे उनके थ्रू मूव करोगे तो आपको क्या दिखेगा, जो पानी स्टिल वाटर थे वो थोड़ा सा मूव करने लगे, है ना। तो क्वेश्चन है, आर यू एबल टू मूव योर फिंगर थ्रू द वाटर, क्या आप मूव करा सकते हो, हाँ करा सकते हो वाटर के थ्रू। तो यू कैन मूव योर फिंगर थ्रू वाटर विदाउट ब्रेकिंग और कटिंग इट परमानेंटली, आपको परमानेंटली उनको किसी नाइफ या किसी के थ्रू काटना नहीं पड़ता, आप इजीली उनको थ्रू फिंगर मूव कर सकते हो। एंड जब आप उसको छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि जो पानी थे ना वो एज इट इज अपने पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है, विच कैन नॉट बी डन इन केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड में आप इजीली अगर ऐसे फिंगर से करोगे तो वो क्या अपनी पोजीशन पर मतलब पोजीशन से मूव हो जाएगा, नहीं होता है ना। When you try this, you are temporarily displacing water। जब आप पानी में अपनी उंगलियां डालते हो तो क्या होता है ना, जो पानी होता है वो टेम्पोररीली अपने पोजीशन से मूव होते हैं। As soon as you remove your finger, जब अपने फिंगर को आप रिमूव कर दोगे, the position of the water is restored, तो वो अपनी जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। We can say that in liquid the interparticle attraction are slightly weaker than solid। तो क्या होता है ना, जो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन होता है, दो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल क्लोज टुगेदर। लेकिन स्ट्रॉन्ग तो होता है ताकि वो एक दूसरे को क्लोज रखे। अगर आप देखोगे कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टर्न्स इनटू अ वेपर एट इट्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या फिर प्रेशर, उसका हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे टेम्परेचर जब लिक्विड बॉयल होते हैं एंड वो क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू वेपर, कहाँ पर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब वो कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स सो विगरस दैट दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि वो जो मूवमेंट होता है ना पार्टिकल के बीच में वो इतना ज्यादा होते हैं कि वो एक दूसरे से मूव करते हैं, रिजल्टिंग इन डिक्रीज द इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। इवेंचुअली द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन एस्केप फ्रॉम द लिक्विड स्टेट, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो लिक्विड स्टेट से एस्केप कर जाते हैं एंड द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर और गैसियस स्टेट। तो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाते हैं क्या, आपका गैसियस स्टेट। एट बॉइलिंग पॉइंट द फॉर्मेशन ऑफ वेपर इज वेरी फास्ट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है ना, वेपर बनना इज वेरी फास्ट एंड ऑकर्स नॉट ओनली एट द सरफेस बट ऑल्सो विद इन द लिक्विड। सिर्फ सरफेस पे ही नहीं होता है,
वो लिक्विड पर भी होते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व एज बबल फॉर्मेशन इन लिक्विड। वो जो चेंज होता है ना वो कैसे होता है, बबल फॉर्मेशन के थ्रू, क्योंकि जो बबल होता है ना वो टूटता है एंड वाटर जो थे वो इवेपोरेशन के थ्रू चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ गैस। हाउएवर वेपर फॉर्मेशन ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर। हर एक टेम्परेचर में वेपर फॉर्मेशन होता है, इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी वेपर फॉर्मेशन होता है, दो स्लोली एंड ओनली एट द सर्फेस। कहाँ पर होता है, स्लो होता है तब एंड सर्फेस पर होता है। दिस स्लोअर प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन अर्लियर ग्रेड्स, छोटे क्लास में पढ़े होंगे। उसके बाद देखो गैसियस स्टेट, उसमें क्या करना है, आपको एक ग्लास जार लेना है, फिर आप क्या करोगे, जो स्टिक होता है ना जहाँ से धुआं आते हैं उनको आप नीचे रखोगे, फिर देखोगे धुआं इस जार के अंदर जा रहा है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर कवर कर दोगे, फिर ऐसे ग्लास प्लेट के थ्रू आपने कवर किया, इसके अंदर क्या है, स्मोक प्रेजेंट है, फिर आप क्या करोगे, उसके ऊपर यानी कि इसके ऊपर दूसरा एक ग्लास रखोगे, रखने के बाद ये जो ग्लास था उनको निकाल लेना, यानी कि इसके बीच में आप कोई बैरियर नहीं है, तो आपको दिखेगा ए के अंदर जो गैस है वो बी के अंदर भी फ्लो कर रहा है, देखो ए से बी तक वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं, दैट गैसेस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि गैस फ्रीली मूव करते हैं हर एक डायरेक्शन में, एंड द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर नेग्लिजिबल, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। They do not have fixed shape और वॉल्यूम, ना इनके पास कोई फिक्स्ड शेप है ना इनके पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी स्मोक इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट, तो स्मोक यूज किया गया क्यों, टू रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट। द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्मोक सस्पेंडेड इन द एयर कंस्टेंटली hit by invisible particle of gases and their movement helps us observe the motion of gas। ये जो मूवमेंट हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, तो वही आपको दिखा कि गैस कैसे मूव करते हैं, ठीक है। अब वही आप कर सकते थे कैसे, आयोडीन को, मतलब आयोडीन का जो वेपर होता है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे कि इसमें देखो अपने आयोडीन को रख दिया, फिर वहाँ से ऐसे क्या करेंगे ना, जो स्मोक होंगे वो यहाँ से जाएंगे, ठीक है, जो गैस आएंगे। बोथ लिक्विड एंड गैसेस फ्लो एंड डू नॉट रिटेन अ फिक्स्ड शेप, तो जो लिक्विड एंड गैस होता है वो फ्लो करते हैं एंड उनका कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है। दिस प्रिपेयर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉम सॉलिड एंड क्लासीफाई देम एज फ्लूइड, तो क्या करेंगे, वो डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड में वो डिफरेंशिएट करते हैं। तो यही तक था पार्ट 1, कल हम चैप्टर को खत्म कर देंगे विद पार्ट 2, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताना, एंड ये भी बताना आपको वीडियो कैसे लगा। नोट चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।